हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सारे ही कॉन्सेप्ट्स एंड सारे ही रिएक्शंस। ये वीडियो कंटिन्यूएशन है ऑफ द चैप्टर ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो वेयर वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पार्ट 1 ऑफ द वीडियो इज ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और ये वीडियो तुम्हें मिल जाएगा इन द प्लेलिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स इन द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ अवर चैनल। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रखूंगा, so you can go to the playlist directly from the link in the description box. And yeah, let's begin with this video where we are discussing everything about carboxylic acids. The first thing we need to discuss is the nomenclature. Carboxylic acids का general structure is R, C double bond O, OH. So the first acid अगर R के जगह पे H डालेंगे तो ये बनेगा HCOOH. The common name is formaldehyde. And because there is only one carbon atom, the IUPAC name is methanoic acid. मीथेन तुम्हारा अल्केन रहेगा, E रिप्लेस करना होगा विथ ओइक एसिड. So yeah, the common name formaldehyde for HCOOH, and the IUPAC name is methanoic acid. Take the next one, CH3COOH. Common name is acetic acid. ये सारे एसिड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कहीं ना कहीं ऑलरेडी पहले एक बार देख लिए हैं. सो या द कॉमन नेम वी ऑल नो इज एसिटिक एसिड एंड द आईयूपैक नेम, यहाँ पे देयर आर 1 and 2 कार्बन एटम्स, सो द आईयूपैक नेम इज इथेनोइक एसिड. द नेक्स्ट वन इज 3 कार्बन एटम्स, सो आईयूपैक नेम ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड and common name is propionic acid. They are quite similar, and yeah, this is it about the common and IUPAC name for this compound. Common name propionic acid and IUPAC name propanoic acid. Take the next one. Now this one is 4 carbon atoms, so common name butyric acid and IUPAC name butanoic acid. Butane is the alkane, so E replace करेंगे with oic acid. So like I said, 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम्स एंड 4 कार्बन एटम्स की वजह से ब्यूटानोइक एसिड. ये रूल हमने पहले भी पढ़ा है. फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम इज अ कार्बन एटम ऑफ द मेन चेन, सो ये फर्स्ट कार्बन होगा. एंड या विद दैट लॉजिक आई सेड 4 कार्बन एटम्स एंड द आईयूपैक नेम बीइंग ब्यूटानोइक एसिड. द कॉमन नेम इज ब्यूटेरिक एसिड. बढ़ो आगे. अगर इस स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा से बना लोगे तो ये बनेगा CH3. CH3 इज कनेक्टेड विद CH और CH3 ट्वाइस, मतलब इसी CH के ऊपर एक और CH3 आएगा एंड COOH. नाउ दिस ग्रुप बिकम्स द आइसो ग्रुप एंड वंस अगेन देयर आर 4 कार्बन एटम्स. वी कॉल इट आइसोब्यूटेरिक एसिड. एंड आईयूपैक नेम के लिए 1, 2, 3 कार्बन एटम्स. सेकेंड पर मिथाइल आया, so 2 methyl and 3 carbon atoms making it propanoic acid. Take the next one, COOH. This is oxalic acid. Common name is oxalic acid and IUPAC name के लिए there are 2 carbon atoms. So ethanoic acid नहीं बोल सकते because दो acid के groups है. So we will have to say ethane dioic acid. Now whenever multiple functional groups are present of the same type, alkane का E retain करना पड़ता है. So ethane का E हम हटाएंगे नहीं, ethane का E रहने देंगे. IUPAC name will then be ethane dioic acid. ethane dioic एक complete one word रहेगा एंड सिर्फ एसिड्स में ऐसा होगा कि तुम्हें दोनों वर्ड्स अलग अलग लिखने होंगे. अदरवाइज आईयूपैक नेम्स आर ऑलवेज वन सिंगल वर्ड ओनली. टेक द नेक्स्ट एसिड, COOH. COOH के बीच में अगर एक CH2 आएगा, द कॉमन नेम विल बी मेलोनिक एसिड. बिफोर वी राइट द आईयूपैक नेम्स, एक सीक्वेंस याद रख लो, OMSG. OMSG मतलब जब COOH रहेगा तभी ऑक्सैलिक एसिड आएगा. इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीच में अगर एक CH2 का ग्रुप आएगा, इट बिकम्स मेलोनिक एसिड. अगर CH2 का 2 ग्रुप्स आ गया तो S वाला नाम आएगा एंड 3 ग्रुप्स आया तो G वाला नाम आएगा.
सो जब दो CH2 ग्रुप्स आ गए, COOH, CH2, then again CH2 and COOH, OMS, S मतलब सक्सिनिक एसिड। अगले वाले में CH2 के तीन ग्रुप्स रहेंगे, सो यू हैव टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स एंड इन बिटवीन देयर आर थ्री CH2 ग्रुप्स। द टर्म विल बी G, सो दिस विल बी ग्लूटारिक एसिड। एंड इसके आगे एक और रहता है, दिस टाइम COOH के बीच में फोर CH2 ग्रुप्स, दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड। सो ये कुछ एसिड ऐसे ही आपको याद रखने हैं। लाइक आई सेड द शॉर्ट फॉर्म इज OMSG। एक ए भी डाल पाओगे, ए इज फॉर द नेक्स्ट, दैट इज एडिपिक एसिड। ओ मतलब ऑक्सैलिक एसिड, जिसमें सिर्फ था COOH। बीच में CH2 का एक ग्रुप आ गया तो मैलोनिक एसिड, दो आ गया तो सक्सिनिक एसिड, तीन आ गया तो ग्लूटारिक एसिड, और चार आ गया तो एडिपिक एसिड। तो ये कुछ पांच एसिड्स थे, इनका नाम याद रखना। एंड गेट बैक टू राइटिंग देयर आईयूपैक नेम्स। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का लिखा था इथेन डायोइक एसिड, इसका जो आएगा दैट विल बी 3 कार्बन एटम्स, सो दिस विल बी प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटाएंगे नहीं, बिकॉज एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है, तो अल्केन का ई हम निकाल नहीं सकते, ये रूल है। सो प्रोपेन डायोइक एसिड, ये हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा आईयूपैक नेम। सिमिलरली अगला वाला, देर आर टू कार्बन एटम्स हियर एंड टू कार्बन एटम्स हियर, सो फोर कार्बन एटम्स मेकिंग इट ब्यूटेन एंड डायोइक एसिड। नोटिस करो मैंने अल्केन का ई हटाया नहीं है, बिकॉज एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है। एडिशनली यहाँ पे नोटिस करो, आई डोंट हैव टू मेंशन ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। 1,4 मेंशन इसलिए नहीं करना है बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी तुम्हारे चेन के बीच में नहीं आ पाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जहां भी आएगा दैट विल बी एट द टर्मिनल पोजिशंस ओनली। So you do not have to mention butane 1,4 डायोइक एसिड। ब्यूटेन डायोइक एसिड मेंशन किया तो काफी है। सो या दैट्स वन मोर रूल। एंड बढ़ो आगे, ग्लूटारिक एसिड के लिए देयर आर 5 कार्बन एटम्स इन ऑल, सो ये हो जाएगा पेंटेन। ई हटाएंगे नहीं, पेंटेन डायोइक एसिड। एंड लाइक आई सेड पेंटेन डायोइक एसिड बोला तो काफी है, यू डू नॉट हैव टू मेंशन पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। एंड द लास्ट वन दैट इज एडिपिक एसिड। लास्ट वन मतलब ये पांच एसिड्स में लास्ट एसिड। एडिपिक एसिड का नाम दिस विल बी हेक्सेन। हेक्सेन बिकॉज देयर आर 6 कार्बन एटम्स, एंड हेक्सेन डायोइक एसिड। रिपीटिंग द रूल्स वंस अगेन, ई हम हटाएंगे नहीं, ई रिटेन करेंगे बिकॉज एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है। एंड हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। इट इज टू बी अंडरस्टूड कि तुम्हारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो टर्मिनल पोजीशंस पे ही आएगा। सो ऑल इन ऑल द नेम इज हेक्सेन विथ ई डायोइक एसिड। टेक द नेक्स्ट वन, द कॉमन नेम हियर इज ट्राई कार्बोलाइलिक एसिड। ट्राई कार्बोलाइलिक एसिड। कॉमन नेम्स में काफी बार कोई लॉजिक रहेगा नहीं, बस जो कॉमन नेम है उसे एज इट इज याद रखना होगा। स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर CH2 CH, यहाँ पे CH2 आएगा बिकॉज कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स बनेंगे, एंड हर कार्बन एटम के ऊपर एक एक COOH का ग्रुप आएगा। सो या द स्ट्रक्चर यू हैव ओवर हियर, इसका कॉमन नेम ट्राई कार्बोलाइलिक एसिड। इस टाइप का स्ट्रक्चर हमने एल्डिहाइड्स में भी पढ़ा था, और जैसे वहां पे आईयूपैक नेम था वैसे यहाँ पर भी आएगा। दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। So yeah, that is your IUPAC name for this compound. बढ़ो आगे, this one simply it is benzoic acid. कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों में benzoic acid चलेगा। For IUPAC name there is this word which is also मतलब ये वाला नाम भी चलेगा, benzene carboxylic acid. So there are two IUPAC names, benzene carboxylic acid and benzoic acid, and benzoic acid is the very name you use as a common name and IUPAC name. Take the next one. Now here it is actually ethanoic acid.
इथेनॉइक एसिड के सेकेंड कार्बन पर बेंजीन का रिंग आ गया, सो वी कॉल इट 2 इथेनॉइक एसिड। एंड कॉमन नेम में सिंपल, ये तुम्हारा फिनाइल एंड दिस पार्ट इज एसिटिक एसिड, सो फिनाइल एसिटिक acid, that's your common name, and इस structure का IUPAC name like I said 1 and 2, तो second carbon atom पे benzene, so 2 phenyl and 2 carbon atoms, इस वजह से ethanoic acid। take one last example, अगर ये वाला structure देखोगे तो first and second carbon पे मतलब benzene के ortho positions पे carboxylic acid का group है। इस structure का common नाम ये है thalic acid, and IUPAC name, it begins with benzene, and first and second carbon atom पे there are carboxylic acid groups, so benzene 1,2 and dicarboxylic acid। So yeah, this is it with all examples I wanted to discuss in the nomenclature of carboxylic acids। बढ़ते हैं आगे, structure and resonance in case of carboxylic acid। this is the structure of carboxylic acid। अगर ये एसिड H+ डोनेट करेगा तो एक कार्बोक्सिलेट एनायन बनेगा इस तरीके से। इस कार्बोक्सिलेट एनायन में कुछ इस तरीके का रेजोनेंस होगा। इन दिस कार्बोक्सिलेट एनायन ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस ऑक्सीजन पे देयर आर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है। So one lone pair of electrons will be donated here, and ये ऑक्सीजन एक जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लेगा। so this oxygen will then develop a negative charge, और इस C और O के बीच में एक डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन आएगा। so इस तरीके का रेजोनेंस होते रहेगा इन कार्बोक्सिलेट एनायन। ये कार्बोक्सिलेट एनायन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, एंड अगर ये प्रोडक्ट तुम्हारा स्टेबल है तो ये जो राइट रिएक्शन है ये फेवर होगा। अगर राइटवर्ड रिएक्शन फेवर होता है तो H+ का रिमूवल आसान हो जाएगा, एंड H+ का रिमूवल आसान होता है इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सिग्निफिकेंटली एसिडिक इन नेचर। तो कभी अगर पूछ लिया व्हाई आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक इन नेचर, they are acidic because of resonance stabilization of carboxylate ion। so I'll just write that here। okay, I have already written something over here, but ये इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। the statement I am saying is carboxylic acids are acidic due to resonance stabilization of carboxylate ion। so ये अंडरस्टैंडिंग रखना, एंड कंपेयर दिस रेजोनेंस विथ द रेजोनेंस ऑफ फिनॉल। नोटिस करोगे तो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ। the negative charge here is getting delocalized on the 2 oxygen atoms, so negative charge is delocalized on oxygen atoms in the resonance of carboxylic acid, whereas phenol का अगर resonance देखोगे तो phenol के resonance में वो negative charge delocalize होता था on the carbon atoms and only 1 oxygen atom, because phenoxide ion देखोगे तो phenoxide ion का structure ऐसा था, it was O minus and the benzene ring here। O के ऊपर वापस 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज 3 लोन पेयर्स। एक लोन पेयर अगर इधर गया तो ये लोन पेयर यहां पर आएगा, एंड यू विल गेट द रेजोनेंस लुकिंग लाइक दिस, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड डबल बॉन्ड O आएगा यहाँ पर। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, फिर वही चीज अगर यहाँ गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, and that resonance keeps on continuing। My point is negative charge delocalize होता है on the carbon atoms and it is present only on 1 oxygen atom, whereas ये तुम्हारा phenol का केस था, whereas negative charge delocalize होता है on 2 oxygen atoms in case of carboxylic acid। now oxygen is more electronegative than carbon, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीजन पे रहेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ऑन कार्बन। सो बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीजन पे होना ज्यादा फेवरेबल होगा
कार्बोक्सिलिक एसिड में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता था ऑन 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड फिनॉल्स में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता था ऑन कार्बन एटम्स एंड ओनली ऑन 1 ऑक्सीजन एटम. So eventually, because of all this, resonance of carboxylic acids is stronger than the resonance of phenol. अगर carboxylic acids का resonance stronger रहेगा than the resonance of phenol, तो इसका conclusion ये रहेगा कि carboxylic acids are more acidic than phenols. तो ये logic एक समझ के रखना that why carboxylic acids are more acidic than phenol, because the resonance in carboxylic acids is stronger than the resonance in phenol. ऐसा इसलिए बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड्स में द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर ऑक्सीजन एटम, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, एंड फिनॉल्स में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता था ऑन कार्बन एटम्स एंड ओनली ऑन 1 ऑक्सीजन एटम, एंड कार्बन एटम्स आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल. So resonance in carboxylic acids is stronger than the resonance of phenol, and hence carboxylic acids are more acidic than phenols. रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अगर ऐसे रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करेगा. ऑलवेज द स्ट्रक्चर विल एग्जिस्ट एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. इनका अगर हाइब्रिड बना लोगे तो ये आएगा, एंड द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी अ हाइब्रिड ऑफ बोथ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. तो फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन रियलिटी में ऐसा दिखेगा. तो ये भी एक चीज समझ के रखनी है. एंड बढ़ते आगे विद द रिएक्शंस में सबसे पहले हमें पढ़ना है मेथड ऑफ प्रेपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स. ये एक रेपिटेटिव रिएक्शन है. पिछले चैप्टर्स में हमने ये रिएक्शन काफी बार ऑलरेडी पढ़ लिया है. नेवरदलेस अगर कोई रिपीटेड रिएक्शन है तो वो भी हम पूरा डिस्कस करने ही वाले हैं. इन केस यू डोंट रिमेंबर, you can recollect it with the discussion we have now. But yeah, it's a reaction that has come in the earlier chapters. So the reaction goes like this. If you take any of the strong oxidizing agents, like acidic potassium permanganate, that is acidic KMnO4, or alkaline potassium permanganate, that is alkaline KMnO4, or acidic potassium dichromate, that is acidic K2Cr2O7, or CrO3 plus concentrated H2SO4, we call it Jones reagent. इसमें से किसी के भी प्रेजेंस में अगर प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा RCHHOH. मेक द प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन in the presence of any of the strong oxidizing agents I have written over here. Oxygen will add with the hydrogen. You get R, C, OH, OH and H. OH के दो ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन एटम मेक इट अनस्टेबल. तो यहां से वाटर एलिमिनेट होगा, एंड वाटर एलिमिनेट होने के बाद यू गेट आर सी, दिस इज एच, एंड दिस विल बिकम सी डबल बॉन्ड ओ. एक और ऑक्सीडेशन करना होगा. नाउ ऑक्सीडाइजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे एक एल्डिहाइड मिला. एल्डिहाइड को अगर एक बार और ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीजन ऐड होगा ऑन दिस हाइड्रोजन, एंड यू विल गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ. इतना तो ऑलरेडी था, और यहां पर आएगा OH. सो यू गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्टिंग विद अ प्राइमरी अल्कोहल. सो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके सबसे पहले एक एल्डिहाइड मिला, एंड एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड मिला. इवन इफ यू बिगिन डायरेक्टली विद द एल्डिहाइड इट इज स्टिल फाइन. एल्डिहाइड का भी अगर किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवा लोगे तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ऑक्सीजन यहाँ H के साथ ऐड हो जाएगा, एंड एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. सो ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन रहा ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स. इस रिएक्शन के साथ हमने पहले एक और रिएक्शन पढ़ा था. इट वाज दिस रिएक्शन. अब ये रिएक्शन तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का प्रेपरेशन मेथड नहीं है, बट लाइक आई सेड ये तुम्हारा अर्लियर सिलेबस में ये रिएक्शन एक बार आ चुका है. तो इसका जो कंटिन्यूएशन वाला रिएक्शन है उसे भी एक बार रिवाइज कर लेंगे. सो इफ यू टेक प्राइमरी अल्कोहल्स and try to oxidize them with weak oxidizing agents like PCC, that is pyridinium chlorochromate, or pyridinium dichlorochromate, और एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. इनके प्रेजेंस में अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो तुम्हें मिलेगा RCHHOH. ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये O जाएगा H के साथ. यू विल हैव RCOH,
OH and H. Two OH groups on the same carbon atom make it unstable. So water eliminate होगा एंड वाटर एलिमिनेट होके यहां पर अगर -H2O लिखेंगे तो वाटर एलिमिनेट होके यहां पर आएगा RCH डबल बॉन्ड O. ये रिएक्शन तुम्हारा एल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप हो जाएगा और फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं रहेगा. सो इफ यू आर यूजिंग PCC और PDC और एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, then primary alcohols will get oxidized to give the corresponding aldehyde, but aldehyde का further oxidation to carboxylic acids is not going to happen if you are using any one of the given reagents. तो ये भी एक चीज याद रखना कि एल्डिहाइड स्टेज पे ऑक्सीडेशन अगर रुकवाना रहेगा तो इन रिएजेंट्स को यूज करेंगे, whereas फुल ऑक्सीडेशन करना है ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लगेंगे. एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है. So yeah, that was the first method of preparation from primary alcohols and aldehydes. बढ़ो आगे. The second method of preparation of carboxylic acids, it is from alkyl benzenes. So benzene ले लो और बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो. Let's take C2H5. इसे रिएक्ट करवाना होगा विद अल्कलाइन KMnO4. हीटिंग का भी रिक्वायरमेंट रहेगा. अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में बेंजीन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप रहेगा, अभी अल्काइल ग्रुप चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो फर्क नहीं पड़ता, अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करेंगे तो ये पूरा का पूरा चेन रिप्लेस हो जाएगा बाय द एसिड ग्रुप. तो यहां पर आएगा बेंजीन रिंग एंड यहां पर आएगा COO-. एक्चुअली COOH आना चाहिए बट क्योंकि अल्कलाइन मीडियम था यहां पर जो बनेगा इट विल बी द पोटेशियम सॉल्ट. COO-K+ बनेगा और इसका अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके ये तुम्हारा एसिड बन जाएगा. एंड फाइनली यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड. सो ये पूरा रिएक्शन था. यू टेक एनी अल्काइल बेंजीन हीटेड विद अल्कलाइन KMnO4. ये अल्काइल ग्रुप चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इट कुड हैव 3 कार्बन्स, 4 कार्बन्स, 10 कार्बन्स, 15 कार्बन्स, डज नॉट मैटर. ये अल्काइल ग्रुप चाहे कितना भी बड़ा रहेगा, अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करके ये रिप्लेस हो जाएगा विद द एसिड ग्रुप. एंड मीडियम अगर अल्कलाइन था तो यहाँ पे एसिड नहीं आएगा, यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग पोटेशियम सॉल्ट. तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा COO-K+ एंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा टू COOH ग्रुप and that finally gives you the formation of benzoic acid. एक एक्सेप्शन या एक और कंडीशन यहाँ पे ऐसा रहेगा that the first carbon over here, the carbon connected with benzene must have at least one hydrogen atom. अगर ये रिएक्शन करवाना है तो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम का होना कंपलसरी है ऑन द कार्बन एटम विच इज इमीडिएटली कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग. अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मान लो मेरे पास आ गया CH3 CH3 CH3. बेंजीन के साथ जो कार्बन कनेक्ट हुआ, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है एंड बिकॉज दिस कार्बन डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन, अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीटिंग करके ये ग्रुप रिप्लेस नहीं होगा विद COOK. अगर तुम्हें अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करके इस अल्काइल पार्ट को जो बेंजीन के साथ कनेक्टेड है उसे रिप्लेस करना है विद द COOK ग्रुप, तो कार्बन एटम जो बेंजीन के साथ कनेक्ट होता है उसके साथ एक हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए. इफ देयर इज नो हाइड्रोजन लाइक इन दिस केस, द गिवन रिएक्शन, द गिवन कन्वर्जन इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो ये एक एक्सेप्शन था, ये एक रूल था इस रिएक्शन को लेके, वो रूल भी याद रखना. एंड बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन. वी आर प्रिपेयरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स नाउ फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स. नाइट्राइल मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड N. इसका चाहे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करो चाहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो. सो OH- H2O और H+ H2O हाइड्रोलिसिस करके C और N, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके ऊपर H एंड OH का एडिशन होगा. OH H एंड OH में अगर स्प्लिट करोगे तो इट इज H+ एंड OH-.
CN में कार्बन के ऊपर एक डेल्टा प्लस होता है और N के ऊपर डेल्टा माइनस होता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जो OH माइनस रहेगा, इट इज गोइंग टू कनेक्ट विद द कार्बन एटम एंड H प्लस विल गो टू नाइट्रोजन। सो अगर ये सब इरेज कर ले, लाइक आई सेड, हाइड्रोलिसिस करके कार्बन को OH और नाइट्रोजन को H मिलेगा। सो यू हैव R C डबल बॉन्ड NH एंड कार्बन के ऊपर OH आएगा। यू कैन टॉटोमराइज द एंटायर प्रोडक्ट। टॉटोमेरिज्म में यहाँ से H प्लस बाहर आएगा और यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें लेके नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो दिस फॉर्म्स R C डबल बॉन्ड O, बिकॉज H यहाँ से निकल गया। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे तो O पे माइनस होगा और C पे प्लस आएगा, एंड देन ऑक्सीजन विल शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with carbon, and that forms the double bond between carbon and oxygen. तो C डबल बॉन्ड O आया and H अगर यहां पर आ गया तो that forms NH2. So first you get the formation of an amide, and amide का further हम हाइड्रोलिसिस करेंगे. So R C डबल बॉन्ड O NH2. Once again you can either go for alkaline hydrolysis or acidic hydrolysis. Once again you can break this as H2O, so H and OH. H will be taken away by NH2, so that forms NH3, and OH connect हो जाएगा कार्बन के साथ, so that gives you R C O OH, or put it this way, R C double bond O OH plus the other part came out as NH3. So finally अगर नाइट्राइल लोगे तो नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करके सबसे पहले अमाइड मिलेगा, और अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे. यू कैन फर्दर हाइड्रोलाइज एन अमाइड और डायरेक्टली यू कैन टेक एन अमाइड ओनली. अगर अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो सबसे पहले तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एंड अमोनिया मिलेगा. देखो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर तुम्हें, इफ इट इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे एसिड नहीं मिलेगा. यू विल गेट अ सॉल्ट R C डबल बॉन्ड O minus. Let us say alkaline medium था because of NaOH. You will end up getting the sodium salt, and इसका acidic hydrolysis further करना पड़ेगा to get back the carboxylic acid. So ये कुछ स्टेप्स रहेंगे. नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड मिला. अमाइड का हाइड्रोलिसिस अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो सीधा एसिड मिल जाएगा, और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे तो सोडियम सॉल्ट मिलेगा या पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन ये NaOH था या KOH. फिर उस सोडियम सॉल्ट का फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. सो ये एक और मेथड हो गया ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. बढ़ो आगे. यूजिंग Grignard reagent. Use Grignard reagent with carbon dioxide. So take RMgX and take carbon dioxide. Carbon dioxide का स्ट्रक्चर is C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. एंड Grignard का हर रिएक्शन ड्राई ईथर में ही होता है. ऐसा इसलिए ड्राई बिकॉज ड्राई मतलब फ्री फ्रॉम वाटर, एंड ड्राई फ्री फ्रॉम वाटर कंडीशंस इसलिए चाहिए बिकॉज Grignard वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्केन्स का फॉर्मेशन देता है. सो वी डोंट वांट दैट रिएक्शन टू हैपन. सो Grignard का हर रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होगा. Grignard में R के ऊपर डेल्टा माइनस, Mg के ऊपर डेल्टा प्लस, यहाँ पर कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस, एंड दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस. सो द डेल्टा माइनस ऑफ R attacks the carbon here with a delta plus. So finally what you get is C double bond O. ये हो जाएगा single bond O, and that O will bond with MgX, and इस R ने इस कार्बन को अटैक किया था. So that's the structure you get. ये एडिशन प्रोडक्ट रहेगा. This is an addition product. In short we call it adduct. इसका अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, so acidic hydrolysis में MgX will take away OH from water. So MgX takes away OH from water. Water का H बचेगा. That H will take the place of MgX. So you have R C double bond O. आगे O था और MgX के जगह पे water का H आ जाएगा. And that gives you the formation of carboxylic acid. तो ये एक और मेथड ऑफ प्रेपरेशन हो गया यूजिंग Grignard reagent. Grignard reagent made to react with carbon dioxide in the presence of dry ether. एक एडिशन प्रोडक्ट आया एंड हाइड्रोलिसिस करके यू गॉट द कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड बाई प्रोडक्ट में यू गेट MgXOH.
So yeah, go ahead with the next reaction. Acyl halides and anhydrides. So you take an acyl halide, R C double bond O Cl, इसका हाइड्रोलिसिस करना है. अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये Cl निकल जाएगा और वहां पर OH आएगा, बिकॉज H2O को वापस ब्रेक करेंगे एज H plus and OH minus. H plus will go away with Cl and OH minus will attach with the carbon atom. तो हमें जो मिलेगा दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ, Cl निकल जाएगा फॉर्मिंग HCl एंड यहाँ पर OH आएगा. अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ Cl, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में हमेशा एसिड नहीं मिलेगा. यू विल रादर गेट द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे NaOH लिया या KOH. सो ये बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, O माइनस Na प्लस, assuming we are taking NaOH, and इसका फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना होगा and that will give us RCOOH. So RCOONA, ये कन्वर्ट हो जाएगा टू द कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन यू मेक दिस अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशंस. तो ये तुमने असाइल क्लोराइड से एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, और द अदर वे राउंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके पहले सोडियम सॉल्ट बनाया और उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिला. अगर एनहाइड्राइड लोगे तो एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर. इसमें हमें वाटर ऐड करना होगा. सो व्हेन यू ऐड वाटर, ऐड इट इन एसिडिक कंडीशंस. अगर एसिडिक कंडीशन में वाटर ऐड करेंगे, वाटर को वापस ब्रेक करो एज H प्लस एंड OH माइनस. H प्लस जाएगा इसके पास and this oxygen will break its bond with one of the carbon atoms and that carbon atom will take away OH. तो इतना जो पार्ट है that forms RCOOH and this part forms again RCOOH. So you get RCOOH from here plus you got RCOOH from here. That actually gives you 2RC double bond OOH. So एक एसिड एनहाइड्राइड का भी अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स, इट विल गिव अस कार्बोक्सिलिक एसिड. टेक द नेक्स्ट वन. एस्टर्स का भी अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स, इट गिव्स अस कार्बोक्सिलिक एसिड्स and alcohols. Reaction looks like this: RC double bond O, OR dash plus water add करेंगे as HOH. Like I said, in the presence of dilute acids. अगर dilute H2SO4 लोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा. ये रिएक्शन भी सिलेबस में हमने काफी बार पहले पुराने चैप्टर्स में देख लिया है, बट नेवरदलेस डिस्कस कर लेंगे एक बार वापस. सो H plus is going to go to this oxygen. It takes away one of the lone pairs of oxygen. सो यहाँ पे प्लस बनेगा और फिर ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके बाहर आएगा. सो H goes away with this part, you get R dash OH, that forms the alcohol, and बाकी जो OH रहेगा it comes with this carbon atom, it gives you R C double bond O OH. So that gives you the carboxylic acid. So dilute H2SO4 के प्रेजेंस में एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस होगा. This part will give you the corresponding carboxylic acid and this part will form the alcohol. So yeah, that's about hydrolysis of esters, giving you carboxylic acid and alcohol. With that we are done with discussing all methods of preparation of carboxylic acids. बढ़ते हैं आगे. We need to discuss the physical properties of carboxylic acids. H bonding carboxylic acids में रहेगा because the structure is R C double bond O OH. H is connected with an electronegative atom like oxygen. तो यहाँ पर पोलैरिटी का डिफरेंस काफी ज्यादा रहेगा. द बॉन्ड विल बी हाईली पोलर. H डेवलप्स अ सिग्निफिकेंट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर डेल्टा माइनस आएगा एंड द एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आउट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट in carboxylic acids. Strongest मतलब we are comparing all the organic compounds only.
सो बिकॉज H बॉन्डिंग तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट है, द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में भी H बॉन्डिंग रहता है, बट अल्कोहल्स का H बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपेयर में वीक रहेगा। सो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेंगे of carboxylic acids because of the strongest H bonding. So boiling and melting points will be greater than that of alcohols, and otherwise boiling point and melting point का वही order है, molar mass जितना ज्यादा रहेगा उतना boiling point and melting point ज्यादा रहेगा। Regarding solubility, because H bonding काफी ज्यादा strong है carboxylic acids में, solubility is high in water. एंड जस्ट लाइक ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आर पार्ट है, आर पार्ट मतलब अल्काइल पार्ट इज वाटर इनसोल्यूबल, तो आर पार्ट जितना ज्यादा रहेगा सोल्यूबिलिटी इन वाटर उतना कम रहेगा। सोल्यूबिलिटी इज लेस इन वाटर इफ द आर पार्ट कीप्स गेटिंग लॉन्गर। सो अगर मैं कहूं एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड में आर पार्ट बड़ा हो गया तो solubility in water कम हो जाएगा compared to acetic acid. So that's about the 2 points, H bonding and solubility. We can now continue with the reactions of carboxylic acids. Reactions of carboxylic acids में first set of reactions is the reaction with sodium, sodium hydroxide and sodium bicarbonate. Carboxylic acid and sodium react करेंगे। Organic chemistry का basic rule ये है कि acids plus metals लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो Na यहां पर आएगा, H बाहर आएगा, वी गेट RCOO माइनस Na प्लस, दैट इज द करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट, प्लस H बाहर आएगा एज हाइड्रोजन गैस। तो प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ लिखेंगे तो हाफ H2 आएगा। एसिड एंड बेस अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो NaOH के साथ रिएक्शन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, इससे मिलेगा RCOO माइनस Na प्लस, ये तुम्हारा सॉल्ट बना, H यहां से बाहर आएगा, OH यहां से बाहर आएगा, दैट फॉर्म्स H2O। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, दे रिएक्ट फॉर्मिंग RCOONA। एक तो सॉल्ट ही आएगा, दैट इज Na हैज गॉन हियर, H केम आउट, सो RCOO माइनस Na प्लस, ये सॉल्ट बना दिया। जो H आएगा, H and O from here is going to form H2O, लेकिन यहां से O निकाला तो ये कार्बन बचेगा और यहां पे 2 ऑक्सीजन्स बचेंगे, so that forms CO2. CO2 formation comes out in the form of effervescence, and this reaction becomes a test for identification of carboxylic acids. तो ऐसा रहता है कि मान लो हमने एक अननोन कंपाउंड को रिएक्ट करवाया विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एन अननोन कंपाउंड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवेसेंस आया, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस थे विद सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। एट दिस स्टेज एक फैक्ट समझ लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद ऑल 3, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, whereas phenol will react only with sodium and sodium hydroxide। फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, सो फिनॉल का रिएक्शन विद सोडियम सिमिलर होगा, इट विल बी PHONA, यू कैन कॉल इट O माइनस Na प्लस, ये मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। Na अगर यहां पे आके H को रिप्लेस करेगा, H कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, सो बैलेंस्ड रिएक्शन लिखोगे तो प्लस हाफ H2 बाहर आएगा। फिनॉल एंड NaOH विल रिएक्ट forming sodium phenoxide plus H and OH combine giving you water. So I said carboxylic acids can react with sodium, sodium hydroxide and sodium bicarbonate. Phenol can react only with sodium and sodium hydroxide. Phenol cannot react with sodium bicarbonate. And next आएगा alcohols. Alcohols can react only with sodium. Alcohols do not react with sodium hydroxide and they do not react with sodium bicarbonate also. Sodium will replace hydrogen. You get RO minus Na plus. It is called sodium alkoxide. प्लस जो H बाहर आएगा, it comes out as half H2. So ये कुछ और reactions थे, and ये सारे ही reactions
एज अ फैक्ट याद रखना दैट कार्बोक्सिलिक एसिड विल रिएक्ट विद ऑल थ्री. Phenol can react with sodium and sodium hydroxide, not with sodium bicarbonate, and alcohols can react only with sodium. They do not react with sodium hydroxide and sodium bicarbonate. We can go ahead with the next set of reactions. यहाँ पे एक रूल है, ये रूल ध्यान में रखना. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच था, H प्लस बाहर निकला तो O के ऊपर माइनस आएगा और ये माइनस रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा इस तरीके से. So the other resonance structure will look like this, O minus double bond O, and इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा रहेगा. अब कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये थोड़ा सा चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा. चार्ज को एब्जॉर्ब करना मतलब चार्ज को कम करना, मतलब चार्ज को स्टेबलाइज करना. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया कार्बोक्सिलेट एनायन पे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो माइनस का जो चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाएगा. एंड अगर माइनस का चार्ज स्टेबलाइज हुआ तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल कंपाउंड रहेगा. अगर ये स्टेबल है तो H प्लस का निकलना फेवर हो गया, मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया. कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलेट एनायन को स्टेबलाइज करेगा और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे ज्यादा एसिडिक बनाएगा. इसका उल्टा भी ट्रू है. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलेट एनायन को डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब H प्लस का निकलना फेवर नहीं होगा एंड H प्लस यहाँ पे साथ में रहेगा. एंड H प्लस अगर साथ में रहेगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर कम करेगा एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देगा बाय स्टेबलाइजिंग द कार्बोक्सिलेट एनायन. तो यही रूल लिखा है यहाँ पर मैंने. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप stabilizes the carboxylate anion, hence presence of electron withdrawing groups increases the acidic character of carboxylic acids. यहाँ पर भी एक ऑर्डर याद रखना होगा. द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इज मैक्सिमम इफ यू हैव CF3. उससे थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट NO2 का रहेगा, उससे थोड़ा कम CN का, थोड़ा कम F, Cl, Br, I and PH represents a benzene ring. Benzene ring is also an example of electron withdrawing group only. And इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रेंथ इस पूरे ऑर्डर में सबसे कम रहेगा. ये ऑर्डर आपको मेमोराइज करके रखना है. एंड इसका यूटिलिटी वही रहेगा कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आ गया तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा एंड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट CF3 का रहेगा. Same rule will apply for benzoic acid also. Benzoic acid का pKa value 4.19 है. For all those who do not know, pKa is minus log of Ka to the base 10. The definition is such कि acidic character अगर बड़ा रहेगा तो Ka बड़ा रहेगा and Ka बड़ा रहेगा तो सामने pKa छोटा रहेगा. So acidic character ज्यादा तो Ka बड़ा and pKa छोटा, and acidic character कम तो Ka भी कम और pKa बड़ा. तो फिलहाल pKa ऑफ बेंजोइक एसिड इज 4.19. अगर मैं बेंजोइक एसिड के पैरा पे OCH3 डाल दूं, OCH3 में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आएगा. द ऑक्सीजन हियर हैज द एबिलिटी ऑफ डोनेटिंग द लोन पेयर. तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो ये एसिडिक कैरेक्टर कम करेगा. एसिडिक कैरेक्टर कम होगा तो Ka कम होगा और pKa बढ़ जाएगा. तो इसका pKa 4.46 है कंपेयर टू द pKa ऑफ बेंजोइक एसिड. ये थोड़ा ज्यादा हो गया. अगर pKa बढ़ा तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा और इसका एसिडिक कैरेक्टर कम ही होने वाला था बिकॉज OCH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. फ्लिप साइड, अगर बेंजोइक एसिड में COOH के पैरा पे NO2 का ग्रुप डाल देंगे जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देगा. तो इसका pKa वैल्यू बेंजोइक एसिड के pKa वैल्यू से कम होना चाहिए. इसका pKa 3.41 और इसका pKa 4.19. सो ऑल एंड ऑल जो रूल हमने यहां पर पढ़ा दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देगा. सेम रूल यहां पर बेंजोइक एसिड के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा. ऑन द बेंजीन रिंग इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रिंग पे आएगा तो तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा. एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रिंग पर आ गया,
इससे तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर कम होगा. So yeah, now we take the second reaction. This reaction is the formation of acid anhydride. एसिड एनहाइड्राइड के लिए एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, इनका हीटिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. ये दोनों ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स वाटर को एलिमिनेट करेंगे इस तरीके से. अगर वाटर एलिमिनेट होगा तो जो बचे हुए ग्रुप्स हैं दे आर RC डबल बॉन्ड O. This carbon will get connected with the oxygen here and that oxygen will get connected with RC double bond O over here. So ये तुम्हारा एसिड एनहाइड्राइड बन गया from carboxylic acid. So these were the carboxylic acid molecules you had taken. इन carboxylic acids में से water निकाला by heating them with concentrated H2SO4 और विथ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. एंड जैसे ही वाटर निकलेगा ये दो आपस में कंबाइन हो जाएंगे एंड द कंबाइंड मॉलिक्यूल यू गेट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड. टेक द नेक्स्ट रिएक्शन. द नेक्स्ट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ये भी हमने सिलेबस में पहले काफी बार पढ़ लिया है. अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देखोगे तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर रिमूव करेगा. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में व्हाट यू टेक इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल का हमेशा H बाहर आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बाहर आएगा. अगर इसका उल्टा करोगे, अल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकाला तो ये गलत रहेगा. इट इज अ रूल दैट इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन H will always come from alcohol and OH will always come from carboxylic acid. So concentrated H2SO4 dehydrating agent ये water को remove करेगा. So water comes out as a byproduct. The leftover part RC double bond O and OR dash that forms the corresponding ester. So yeah, that's the esterification reaction. Carboxylic acid and alcohol are made to react in the presence of concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 will remove water and the leftover parts will combine together forming ester. ये reaction reversible रहेगा. Dilute H2SO4 इन दोनों को रिएक्ट करवा के इट विल गिव यू बैक द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट रिएक्शन. दीज रिएक्शंस आर आल्सो डन इन अल्कोहल्स. जो अल्कोहल में रिएक्शन पढ़े थे सेम रिएक्शन वापस होंगे. वहां पर सिर्फ ROH का ही ग्रुप था. यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O OH है. वहां पर OH का ग्रुप रिप्लेस हो रहा था. यहां पर भी OH का ही ग्रुप रिप्लेस होगा. एंड व्हाट यू एंड अप गेटिंग हियर इज OH अगर रिप्लेस होगा तो C डबल बॉन्ड O बाकी रहेगा. OH के बदले क्लोरीन आएगा एंड बैलेंसिंग करेंगे. सो यहां पर हमें 3 लगेगा बिकॉज क्लोरीन 3 था. सो यहां पर भी 3 आएगा. अभी 3 RC डबल बॉन्ड O यहां पर आ चुका है. OH का 3 और फॉस्फोरस का एक एटम बाकी रहेगा. तो बैलेंसिंग के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा H3PO3. H3PO3 इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड. एंड H3PO3 का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है. इट इज P डबल बॉन्ड O OH OH एंड H. अगर H3PO4 करोगे तो यहां पर भी OH आएगा. एंड या दैट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस एसिड. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड PCl5 का रिएक्शन करवाओगे तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O. OH will get replaced with chlorine. PCl5 combines with oxygen from here. OH यहां से निकला था ना, तो OH का ऑक्सीजन लिया जाएगा बाय फॉस्फोरस. यहां से भी 3 क्लोरीन आएगा एंड इट फॉर्म्स POCl3. The leftover atoms are H and Cl. So the final byproduct is HCl. So that's the reaction of carboxylic acids and phosphorus pentachloride. Carboxylic acids will react with thionyl chloride also. Thionyl chloride का क्लोरीन OH को रिप्लेस करेगा. So you get RC double bond OCl plus SO will take away the oxygen. It forms SO2 plus H will go away with 1 Cl forming HCl. The byproducts are both gases and this is the reason why
the product is obtained in the highest purity form in this particular reaction. तो ये कुछ रिएक्शंस है, लाइक आई सेड अल्कोहल्स में ऑलरेडी ये पढ़ के रखे थे, बट अल्कोहल्स में तुम्हारा यहाँ का रिएक्टेंट ROH था। फर्क खाली इतना है कि इस बार रिएक्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे OH का ग्रुप वहां पे रिप्लेस हो रहा था वैसे OH का ग्रुप यहां भी रिप्लेस हो जाएगा विद क्लोरीन, एंड इन ईच ऑफ द रिएक्शंस द प्रोडक्ट यू आर गेटिंग इज कॉल्ड असाइल क्लोराइड. So yeah, this set of reactions is the set of reactions where you are converting carboxylic acids to acyl chlorides. बढ़ते आगे with the next reaction, reaction with ammonia. Ammonia is a base and ये तुम्हारा carboxylic acid है. Specifically I have taken phthalic acid. So phthalic acid will react with ammonia and acid and base का reaction is going to form salt. So NH3 will replace H, rather H plus बाहर आएगा, it makes it NH4 plus, and यहाँ पे आएगा COO minus NH4 plus. Same thing happens here, same thing happens with this and ammonia as well. तो दोनों पोजिशंस पे तुम्हें मिलेगा COO minus NH4 plus. अगर हीटिंग करोगे तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, और वाटर का एलिमिनेशन ऐसा रहेगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O बाहर आएगा. So H2O comes out, you are left with CO. H2 निकला तो यहां पर NH2 बचेगा, तो CONH2 बाकी रहेगा at this position. Similarly यहां से भी वाटर निकालेंगे, so टोटल 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट किया, एंड दोनों जगह पे हमारे पास आएगा CONH2. इसका और भी हीटिंग करेंगे, और फर्दर हीटिंग करने से यहां से NH2 बाहर आएगा, यहां से H बाहर आएगा, सो टोटल NH3 बाहर आ गया, और यहां पे जो NH बचा ये नाइट्रोजन इस कार्बन को कनेक्ट होगा. सो और हीटिंग किया, NH3 बाहर निकला, एंड देन यू हैव C double bond O, and both of them connected by the NH which was left over here. So NH connecting with both the carbonyls. So ये तुम्हारा रिएक्शन रहेगा ऑफ थैलिक एसिड विथ अमोनिया. ये जो फाइनल प्रोडक्ट मिला इसे कहते हैं थैलीमाइड. थैलीमाइड के बारे में वापस बात करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अमाइंस. थैलीमाइड को लेके देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट कम्स इन अमाइंस, बट या व्हेन वी डू अमाइंस वी विल टॉक इन मोर डिटेल अबाउट इट. बट ये पूरा रिएक्शन ध्यान में रखना, एंड यू शुड नो हाउ थैलीमाइड इज बीइंग मेड, स्टार्टिंग विद थैलिक एसिड एंड अमोनिया. सो या कीप दैट रिएक्शन इन माइंड, एंड बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट रिएक्शन, रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबोरेन. B2H6 is called डाइबोरेन. सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कभी भी रिएक्शन होगा, इट नीड्स टू बी फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर तुम्हारा एसिड है तो एसिड में जो R पार्ट का डबल बॉन्ड है उसे अफेक्ट नहीं करेगा, इट विल ओनली रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी CH3, CH डबल बॉन्ड CH, ये COOH, सो C डबल बॉन्ड O, OH. इसको अगर हाइड्रोजन दोगे तो यहां पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, और C को भी H मिलेगा. 2 OH ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन आइटम मेक इट अनस्टेबल. सो यहां से वाटर एलिमिनेट होगा, एंड वाटर एलिमिनेट होने के बाद C और O के बीच में भी एक डबल बॉन्ड आएगा. रिडक्शन विल फर्दर हैपन बिकॉज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हैज द एबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग एल्डिहाइड्स आल्सो. सो इसका भी रिडक्शन होगा, O को एक H मिलेगा एंड कार्बन को भी एक H मिलेगा, एंड दैट बिकम्स द फाइनल प्रोडक्ट. सो ये COOH का ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा टू CH2OH ग्रुप when you make it react with lithium aluminum hydride followed by hydrolysis, or when you make it react with diborane, that is B2H6, and followed by hydrolysis. इसका IUPAC name 1 2 3 4 कार्बन एटम्स. सो ये आएगा ब्यूट 2 enoic acid, एंड इसका IUPAC name 1 2 3 4 कार्बन एटम्स. सो ब्यूट 2 ene 1 all. So yeah, that's about the reaction of carboxylic acids with lithium aluminum hydride or diborane. Take the next reaction, decarboxylation. ये वाला रिएक्शन भी सिलेबस में पहले आ चुका है. ये रिएक्शन तुमने अल्केन्स के प्रेपरेशन में पढ़ा था. So whenever you heat sodium salt of carboxylic acid with soda lime में सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड.
अगर हीटिंग करेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का विद सोडा लाइम, इतना पार्ट देखो, दिस पार्ट फॉर्म्स Na2CO3, टोटल करोगे तो 2 सोडियम कार्बन ऑक्सीजन के 3 एटम्स, सो द बाई प्रोडक्ट कम्स आउट एज Na2CO3, एंड जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज R एंड H, दैट RH फॉर्म्स द करस्पॉन्डिंग एल्केन, एल्केन और वॉट एवर हाइड्रोकार्बन यू गेट, बिकॉज आर पार्ट में अगर कोई डबल बॉन्ड रहा या आर पार्ट बेंजीन रहा तो यहां पर बेंजीन आएगा, बट अज्यूमिंग फॉर द टाइम बीइंग कि अल्काइल है, यहां पर अल्केन मिलेगा. बट लाइक आई सेड, नॉट ओनली अल्केन, यू कैन गेट एनी हाइड्रोकार्बन बेस्ड ऑन आर पार्ट क्या है. इट कुड बी एन अल्कीन, अल्काइन, एनी बेंजीन कंपाउंड और एनीथिंग. आर के ऊपर एक एच लगेगा एंड यू गेट अ हाइड्रोकार्बन. सो या दैट्स द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. टेक द नेक्स्ट रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, इन शॉर्ट HVZ रिएक्शन. अगर तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद वाला कार्बन, अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में. अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद अ हैलोजन एटम. सो यू टेक अ कार्बोक्सिलिक एसिड containing at least one alpha hydrogen, you heat it with red phosphorus and X2. X2 मतलब कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है. सो रेड फॉस्फोरस एंड हैलोजन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे. द सेकेंड स्टेप विल बी हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस करने के बाद तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय द हैलोजन एटम. जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी आर, CH2 का CH हो जाएगा एंड एक H हमने रिप्लेस कर दिया विद द हैलोजन एटम, फॉलोड बाय COOH. इट लुक्स लाइक अ वन स्टेप रिएक्शन, बट पुराने पेपर्स में इस रिएक्शन को लेके भी काफी सारे क्वेश्चंस बने हैं. सो या ये सारे ही रिएक्शंस याद रखना. इवन दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इट इज कॉल्ड हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन. एंड जैसे मैंने कहा, इस रिएक्शन में मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद वाला इमीडिएट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के हाइड्रोजन्स को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन. अगर ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाओगे विद रेड फॉस्फोरस एंड हैलोजन एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय द हैलोजन एटम, एंड दिस बिकम्स द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन. टेक द नेक्स्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन. हमने पहले भी पढ़ा है काफी बार. You take nitrating mixture, concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. HNO3 and H2SO4 react in this manner. HNO3 forms the NO2 plus electrophile. यहां से NO2 plus बाहर आया तो OH minus बचेगा. That OH minus will take away H plus from H2SO4. It forms H2O. And यहां से अगर H plus निकला तो बचेगा HSO4 minus. NO2 plus is an electrophile and that will attack the benzene ring. कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस का चार्ज आया तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, एंड एनी ग्रुप दैट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. तो NO2 प्लस जब ही आएगा ये बेंजीन के मेटा पोजीशन को अटैक करेगा. द फाइनल प्रोडक्ट यू गेट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर हियर, एंड यहां पर आ जाएगा NO2. दिस इज बेंजाल्डिहाइड, और इसका जो आईयूपैक नेम है ये बनेगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, सो 3 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड. So yeah, that's about the nitration reaction. And take the next reaction, that is bromination. FeBr3, once again, it helps to break Br2 unsymmetrically. Br2 breaks as Br plus and Br minus. Br minus को पकड़ने का काम करेगा FeBr3, and Br plus is an electrophile. Electrophile अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर. बेंजोइक एसिड में ये वाला ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो Br plus आ जाएगा मेटा पोजीशन पर. So at the meta position you get Br. यहां पर था COOH प्लस जो H तुमने यहां से निकाला, that H will take away this Br minus and it will form HBr as the byproduct. इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम इट विल बी 1, 2 and थर्ड कार्बन एटम. सो थर्ड कार्बन एटम पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड. And yeah, that's it with the 10th reaction of bromination of benzoic acid.
मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट रिएक्शन, अगर बेंजोइक एसिड का फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराने का ट्राई करते हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3, इसका काम था Cl- को पकड़ के रखने का, तो R+ का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा एंड ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग को अटैक करेगा। बट बेंजोइक एसिड में ऐसा रहता है कि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन अंडरगो नहीं कर पाएगा बेंजोइक एसिड। ऐसा इसलिए क्योंकि AlCl3 का जो काम था Cl- को पकड़ के रखने का, instead of absorbing Cl-, AlCl3, it tends to form a bond with oxygen atom of carboxylic acid. अगर ऑक्सीजन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड का AlCl3 के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो AlCl3 Cl- को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इफ Cl- कैनॉट बी एब्जॉर्ब, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। सो R+ द इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट जनरेटेड, एंड इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन नहीं होगा तो यहाँ पे और कोई अटैक नहीं हो पाएगा। ऑल एंड ऑल, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये फैक्ट याद रखना। सो बेंजोइक एसिड प्लस RCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो कि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का कंडीशन था, इस केस में what you end up getting is no reaction. And yeah, this is where we are done with all the reactions of carboxylic acids. And this is where I am done with covering everything I wanted to cover in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.